Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about 27th Western Journal Council meeting. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो करंट कॉन्टेक्स्ट पे आने से पहले हम लोग ज़रा डिटेल में समझते हैं कि जोनल काउंसिल क्या है, इसको क्यों बनाया गया है। तो पूरा बैकग्राउंड देखते हुए फिर करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। पहले देखते हैं अलग अलग तरीके के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो तीन डिस्टिंक्ट तरीके के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस बेसिस पे पॉसिबल हैं। एक होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे स्टेट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे सरकारें होती तो हैं, बट उनके पावर जो हैं दे आर मेनली डेलीगेटेड टू देम बाय द नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट के जो पावर हैं वो पूरी तरीके से निर्भर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक अलाउ कर रही है तब तक स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पावर हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक अवे ऑल द पावर ऑफ द प्रोविंशियल और द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इस तरीके के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है यूनिटरी सिस्टम, वेयर द स्टेट्स आर सब सर्विएंट और बिलो, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से, टू द नेशनल गवर्नमेंट। इस तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है। वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो हैं, बट उनके पावर जो है वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट्स उनको परमिट करेंगे उतना ही पावर स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंजॉय करेंगे। फिर होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरेशन। यहाँ पे द सेंटर यानी कि द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द सेम लेवल. They have a well-defined power, functions, and jurisdiction, and theoretically one cannot encroach into the other's domain. यहाँ पे आप कह सकते हैं कि संविधान या फिर जो लोग हैं दे आर द सुप्रीम, एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन या द पीपल, क्योंकि अल्टीमेटली द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन बाय द पीपल ओनली। हमारे भी संविधान में प्रियम्बल कैसे शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिटन बाय द पीपल, इट इज विल ऑफ द पीपल। तो संविधान जो है वो सबसे सुप्रीम माना जाता है फेडरल सिस्टम के अंदर, एंड इट एक्ट्स एज ए बेसिस फॉर क्लियरली डिवाइडिंग पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। यूएस के अंदर इस तरीके का सिस्टम फॉलो होता है। भारत के अंदर भी माना जा सकता है कि फेडरल सिस्टम हम फॉलो करते हैं, बट भारत का जो फेडरल सिस्टम है उसको कहा जाता है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो बहुत सारे पावर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं as compared to the state governments, तो central government is predominant player as far as political power is concerned. और दूसरा, इन इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस, इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए हैं और इमरजेंसी के दौरान फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रैक्टिस करती है। उस केस में हमारा जो सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम बन जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और ये कारण है कि हमारा जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कहा जाता है फेडरल सिस्टम, बट विथ यूनिटरी बायसनेस। नॉर्मली इट एक्ट्स एज अ फेडरल सिस्टम। इसके अंदर फीचर्स हैं फेडरल सिस्टम के। देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम, इट क्लियरली डिलिनिएट्स पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बट देयर आर सर्टेन प्रोविजंस विच मेक इट मोर इंक्लाइंड या बाइज टुवर्ड्स द यूनिटरी फीचर्स। उसमें मेन जो है वो इमरजेंसी प्रोविजन है या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर टू द स्टेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक और सिस्टम हो सकता है, वो होता है कन्फेडरेशन सिस्टम। कन्फेडरेशन सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अपोजिट ऑफ यूनिटरी सिस्टम। कन्फेडरेशन सिस्टम में द स्टेट्स enjoy autonomy, they enjoy authority या sovereignty, they come together in order to create a loose grouping, a loose center. The center will be there, but the center won't be very powerful. The units या the constituents which are the states, they still retain their sovereignty and authority. तो कन्फेडरेशन सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है करंट टाइम्स में यूरोपियन यूनियन। जो 27 देश हैं यूरोप के,
उन्होंने मिल करके यूरोपियन यूनियन बनाया है, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फेडरेशन सिस्टम। उसके अलावा अमेरिका, बिफोर इनैक्टमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1789, उसके पहले अमेरिका ऑल्सो वाज अ कॉन्फेडरेट, मीन्स सेवरल स्टेट्स हैड कम टुगेदर टू क्रिएट ए लूज फेडरेशन। बट संविधान बनने के बाद अमेरिका के अंदर 1789 में, उसके बाद अमेरिका अडॉप्टेड अ काइंड ऑफ फेडरल सिस्टम। अब फेडरलिज्म भी दो तरीके के हो सकते हैं भारत के अंदर, जैसा कि हमने देखा वी प्रैक्टिस फेडरल सिस्टम। और फेडरलिज्म भी दो तरीके के हो सकते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो सिस्टम होता है जहाँ पे जो अलग अलग यूनिट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर with the collective goal of fulfilling public interest, national interest। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ही स्पिरिट को फुलफिल करने के लिए हमारे देश के अंदर बनाए गए हैं इंटर स्टेट काउंसिल्स एंड जोनल काउंसिल्स। जोनल काउंसिल से रिलेटेड ये करंट न्यूज है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बेसिक बताते हुए आ रहा हूँ। तो इंडिया फॉलोज फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के अंदर भी देयर आर टू डिस्टिंक्ट वेज पॉसिबल, cooperative federalism, and second is competitive federalism. Competitive federalism where a healthy competition amongst the states as well as between the center and the state is promoted, again with the intention of having public interest, fulfillment of public interest। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल हो सकता है अलग अलग जो इंडेक्स निकाले जाते हैं खासकर स्टेट्स के बीच में कंपटीशन प्रमोट करने के लिए, जैसे एचडीजी इंडेक्स हो गया, स्टेट हेल्थ इंडेक्स हो गया, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स हो गया। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था डिवोल्यूशन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडेक्स हो गया। तो ये जो अलग अलग इंडेक्स निकाले जाते हैं, ये मेनली इस इंटेंशन से निकाला जाता है कि स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा, जिससे फिर सब स्टेट्स अपने अपने यहाँ पे गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेंगे और इससे ओवरऑल देश के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो पाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ the federal system cooperate with each other, while in competitive federalism the different constituents of the federal system they compete with each other। नीति आयोग जो हमारे देश के अंदर एक बॉडी है जिसको बनाया गया है भारत सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, उसका काम होता है देश के अंदर कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के स्पिरिट को साइमल्टेनियसली कंटिन्यू करने का। और यही कारण है कि नीति आयोग कई सारे इंडेक्स पब्लिश करती है, एचडीजी इंडेक्स एंड ऑल, विद द इंटेंशन ऑफ प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए भी टाइम टू टाइम वो अलग अलग सजेशंस देते रहती है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बॉडीज हैं वो हैं इंटर स्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल्स। तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में समझते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी because it has been created as per Article 263 of the Constitution। Article 263 of the Constitution कहता है कि President for the sake of public interest can establish an interstate council जिसका काम होगा to advise the states and the central government regarding any dispute between two or more than two states or states and the central government। It will also investigate and discuss subjects which is a kind of burning issue between the union and the states। सरल भाषा में कहें तो आर्टिकल 263 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए in order to resolve some ongoing issues between two or more than two states या between states and the central government, तो उस केस में प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 263 can through a presidential order establish an advisory body। ये advisory body है, इसके सजेशन जो होंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे। तो प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन एडवाइजरी बॉडी जिसका नाम होगा इंटर स्टेट काउंसिल। अब ये आर्टिकल 263 बस लिखा हुआ था हमारे संविधान में, इसको लेकर के एक्शन 1990 तक नहीं लिया गया था। मतलब इंटर स्टेट काउंसिल वाज नॉट क्रिएटेड टिल 1990। लेकिन एक कमीशन बनाई गई थी, सरकारिया कमीशन 1988 में, जिसका मुख्य मकसद था टू सजेस्ट मेजर्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पे फिर 1990 में आर्टिकल 263 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ने
एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज किया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीज प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1990 इन ऑर्डर टू इस्टैब्लिश इंटरस्टेट काउंसिल। तो इंटरस्टेट काउंसिल की जो बात कही गई थी संविधान में, उसको इम्प्लीमेंट किया गया फाइनली जाकर के 1990 में, और एक इंटरस्टेट काउंसिल बनाया गया। अब इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो, उसकी मीटिंग ऐसे रेगुलर नहीं होती। इट्स नॉट ए परमानेंट बॉडी कि उसको हर कुछ कुछ दिनों पे मिलना ही है। इंटरस्टेट काउंसिल बना दिया गया थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1990, बट एज एंड व्हेन जब जरूरत होती है तो फिर इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है। इंटरस्टेट काउंसिल के अंदर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज चेयरमैन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। बाकी द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक दिल्ली एंड ऑल, and union ministers nominated by the prime minister as well as administrators of the union territories are members of interstate council। तो प्रधानमंत्री हो गए चेयरपर्सन, और बाकी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, यूनियन लेवल के कुछ मिनिस्टर्स जिनको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज, ये सब मेंबर होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के। और इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग तभी बुलाई जाती है एज एंड व्हेन नीड अराइसेस। तो इंटरस्टेट काउंसिल बना तो दिया गया था 1990 में, लेकिन 1990 से लेकर के अब तक 2025 तक इंटरस्टेट काउंसिल सिर्फ 12 बार बुलाई गई है, ओनली 12 टाइम्स, और लास्ट वन तो वाज कॉल्ड वे बैक इन 2017। तो हाल फिलहाल में जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेंड हैं। खासकर कल ही हमने देखा 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के बीच में डिफरेंसेस थे। सीबीआई के फंक्शनिंग को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेनी states have withdrawn general consent given to CBI as far as their power to investigate in the state's jurisdiction is concerned। तो इन सब मामलों को देखते हुए, seeing the friction rising between the center and the states, हमें ज़रूरत है कि एक फिर से इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग बुलाएं और इन तमाम ऑनगोइंग डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें। अब आते हैं जोनल काउंसिल्स के ऊपर। तो इंटरस्टेट काउंसिल तो पूरे भारत के लेवल पे है, जिसमें सारे भारत के चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूडेड हैं, उसके मेंबर हैं, सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट साथ ही साथ रीजनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल के अलावा बनाया गया जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल्स भारत के अंदर टोटल 6 हैं। इनको हम लोग 5+1 के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। टोटल हैं 6 जोनल काउंसिल्स, बट वी विल बी स्टडिंग 5 टुगेदर एंड 1 सेपरेटली। These 5 zonal councils, Northern, Southern, Eastern, Western and Central zonal councils, they have been created as per State Reorganization Act of 1956। इनको एक साथ बनाया गया था as per this law। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग से बनाया गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, क्रिएटेड अंडर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1972। ये 2 होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से 2 अलग अलग कानून हैं, और कानून की मदद से अलग अलग काउंसिल्स बनाए गए हैं। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मदद से 5 जोनल काउंसिल बनाए गए हैं, नदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। अनलाइक इंटर स्टेट काउंसिल विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, द जोनल काउंसिल्स आर हेडेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, and vice chairman of zonal council is the chief minister of that zone, and vice chairmanship moves on rotation basis। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें ईस्टर्न जोनल काउंसिल की, तो उसमें होम मिनिस्टर साहब होंगे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी अभी के लिए उसके चेयरमैन, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर होंगे उसके मेंबर्स। अब इन तमाम स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनके बीच में वाइस चेयरमैनशिप रोटेट करती रहेगी। उसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं, देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर अमंगस्ट द सेवरल स्टेट्स। और बाकी सब क्या होंगे, बाकी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जिनके पास अभी वाइस चेयरमैनशिप नहीं है, दे विल बी द मेंबर ऑफ द जोनल काउंसिल। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अनलाइक इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दे आर क्रिएटेड एज पर अ लॉ। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात की जाए तो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड एज पर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1972। इसके अंदर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेंबर हैं। पहले सिर्फ 7 मेंबर्स थे,
सिक्किम को बाद में ऐड किया गया 2002 में अमेंडमेंट करके इन दिस एक्ट। हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज इन शिलोंग। अगर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर्स की बात की जाए तो इसमें भी यूनियन होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जी मौजूदा टाइम में इज द चेयरमैन। बट यहाँ पे वाइस चेयरमैनशिप को लेकर के ध्यान रखना है। जोनल काउंसिल में वाइस चेयरमैनशिप बिलोंग्स टू वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑन रोटेशन बेसिस, राइट। बट नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में वाइस चेयरमैनशिप बिलोंग्स टू द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो डोनर मिनिस्ट्री एक अलग से बनाई गई है यूनियन लेवल पे इन ऑर्डर टू हैव स्पेशल फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उसके जो मिनिस्टर हैं वो होल्ड करते हैं वाइस चेयरमैनशिप पोस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। और बाकी जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं दे आर मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का काम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना। दे इस काउंसिल में मेनली वो सारे प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं विच इंक्लूड्स 2 और मोर देन 2 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बट सिक्किम के केस में एक्सेप्शन है, सिंस सिक्किम इज जोग्राफिकली आइसोलेटेड तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में वो प्रोजेक्ट्स भी लिए जा सकते हैं विच एक्सक्लूसिवली इंक्लूड्स सिक्किम। एक बार हेडक्वार्टर्स भी देख लीजिए तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेडक्वार्टर हमने देख लिया था शिलोंग, बट नदर्न जोनल काउंसिल का दिल्ली में है। सेंट्रल जोनल काउंसिल का है प्रयागराज में। वेस्टर्न जोनल काउंसिल का मुंबई में। ईस्टर्न जोनल काउंसिल का इन कोलकाता एंड सदर्न जोनल काउंसिल का इन चेन्नई। अब करंट न्यूज सिंपल है। ये जो वेस्टर्न जोनल काउंसिल आप देख रहे हैं जिसका हेडक्वार्टर है इन मुंबई, इसकी 27th मीटिंग हाल फिलहाल में हुई है। 27th वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इट वाज हेल्ड इन पुणे। इट वाज चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। ये जोनल काउंसिल की मीटिंग के दौरान बताया गया, अमित शाह जी ने भी कहा कि जोनल काउंसिल्स आर एंटीडोट टू लिंग्विस्टिक हॉस्टिलिटी एंड बिटरनेस। तो जो लिंग्विस्टिक हॉस्टिलिटी देखने को मिल रहा है स्पेशली बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु, इस लिंग्विस्टिक हॉस्टिलिटी को रिजॉल्व करने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जोनल काउंसिल। तो सदर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में इन मुद्दों को डिस्कस किया जा सकता है। तो कल जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था कि ये जो लिंग्विस्टिक बिटरनेस है या रीजनलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज है, इन सब को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो जैसे काशी तमिल संगमम एंड ऑल, वहाँ पे आप जोनल काउंसिल एंड इंटरस्टेट काउंसिल को भी मेंशन कर सकते हैं टू रिजॉल्व सच इश्यूज। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्यों इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को बोला जाता है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अंदर या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर फेडरल फीचर्स क्या क्या हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल। बट एट द सेम टाइम व्हाट आर द यूनिटरी बायस, देयर इज जस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड स्पेशली द इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कीजिए। तो आज मैंने सिर्फ हिंट्स दे रखा है क्योंकि ये तो बेसिक प्रश्न है, बिल्कुल स्टैटिक प्रश्न है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। आप ये क्लास में भी पढ़ते ही रहते हैं, इस कारण से मैंने इसमें पूरा आंसर लिख करके नहीं दिया। तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। सजेशन बस ये है कि इस पूरे सवाल को लिखते, आंसर को लिखते वक्त नेशनल इमरजेंसी पे थोड़ा सा आप ज़्यादा इलाबोरेट करेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स को ब्रीफली पासिंग रेफरेंस में लिखते जाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन ऑन रसिया यूक्रेन वॉर। एक बार जरा यूनाइटेड नेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई यूनाइटेड नेशंस विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग दिस काइंड ऑफ कैटास्ट्रॉफिक वॉर। वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर टू जैसे कैटास्ट्रॉफिक वॉर दुनिया में दोबारा ना हो, इस मकसद से बनाया गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अंदर जिसको बनाया गया था 1945 में राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। यूनाइटेड नेशंस के अंदर 6 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उसमें से एक है यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट, जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के डे टू डे ऑफिशियल वर्क, पेपर रिलेटेड वर्क्स होते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम फॉर द अदर 5 यूनिट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आप कह सकते हैं मेन बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं ऑल 193 मेंबर्स हैव गॉट मेंबरशिप। यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों पे फैसला होता है, वोटिंग के बेसिस पे फैसला होता है। और यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वन कंट्री वन वोट। तो चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो, सबकी वोटिंग राइट्स यहाँ पे बराबर है।
फिर है सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बारे में तो कई दफ़ा हम लोग अलग से एनालिसिस कर चुके हैं। हियर ओनली 15 कंट्रीज हैव गॉट रिप्रेजेंटेशन। आउट ऑफ दोज 15, 5 हैव गॉट परमानेंट मेंबरशिप एंड दे हैव वीटो पावर ऑल्सो, एंड रिमेनिंग 10 आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर मेंबरशिप। तो अगर आप कहें कि सबसे महत्वपूर्ण बॉडी यूनाइटेड नेशंस के अंदर कौन सी है, तो वो यही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो मकसद है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उस पे यही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काम करती है। इसी के पास पावर है कुछ बाइंडिंग रिजोल्यूशंस पास करने के। आगे हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ज़्यादातर रिजोल्यूशन जो है वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, रिकमेंडेशन के फॉर्म में होते हैं। तो आप कह सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो दुनिया भर में इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज पे वर्क करता है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत ही फिर अलग अलग स्पेशलाइज एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन जैसे कि यूनेस्को एंड ऑल काम करते हैं। और फिर दुनिया भर में हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेजेज आइडेंटिफाई करके उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया भर में इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल कोलैबोरेशन के लिए ये बॉडी है, इकोसॉक। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। अगर दो देशों के बीच में डिस्प्यूट हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू एनी इंटरनेशनल लॉ, तो उसको रिजॉल्व करेगा आईसीजे। एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर धीरे धीरे पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी या राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करने के लिए। जहाँ जहाँ पे भी अभी भी कॉलोनियलिज्म प्रैक्टिस हो रही थी आफ्टर क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उन जगहों पे डेमोक्रेसी को प्रमोट करना या राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन फॉर द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड प्रमोट करना मकसद था ट्रस्टीशिप काउंसिल का। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने 1994 में वन ऑफ द लास्ट सच टेरिटरी, पलाऊ, में भी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इंश्योर करा दिया। और उसके बाद से ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज सीज टू फंक्शन। तो आप कह सकते हैं कि करेंटली इट इज सस्पेंडेड, and that is why currently only 5 organs of United Nations are functional. इन 5 ओवरऑल 6 जो इंस्टीट्यूशंस हैं या प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से 5 का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ओनली आईसीजे इज बेस्ड आउट ऑफ द हेग, नीदरलैंड्स। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे थोड़ा बात करते हैं, इस बॉडी के बारे में जहाँ पे हर एक मेंबर कंट्री को मेंबरशिप मिली हुई है। ओवरऑल जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर होगा वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी मेंबर जरूर होगा। As I told you, it is one of the 6 principal organs of United Nations. 193 members हैं यहाँ पे. All the union members have got membership of United Nations General Assembly, and every country has one vote regardless of their size or power. पर जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं जैसे उनको कहा जाता है ऑब्जर्वर स्टेट्स, फॉर एग्जांपल वेटिकन सिटी या पैलेस्टीन, they can participate in the deliberations of United Nations General Assembly but they cannot vote. अब फंक्शंस या पावर्स देखते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। यहाँ पे डिस्कशन होता है या डेलिब्रेशन होता है ऑन ग्लोबल इश्यूज रिलेटेड टू पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ। इलेक्शंस टू की यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर नॉन परमानेंट मेंबर्स चुनने हैं, जैसे कि वो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 2 साल के लिए, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चुन के भेजता है। या यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का चुनाव किया जाना अगर, तो वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही करता है, बट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस का अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए बजट क्या होगा, वो भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही तय करता ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। अलग अलग इंटरनेशनल ट्रीटीज जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट was signed under United Nations Framework Convention on Climate Change. So this was a major treaty, United Nations Framework Convention on Climate Change, that was signed on the platform of United Nations. और United Nations Framework Convention on Climate Change के अंतर्गत साइन किया गया पेरिस अग्रीमेंट। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज को साइन करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में काम करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो भी रिजोल्यूशंस हैं, दे आर नॉन बाइंडिंग, दे आर जस्ट अ काइंड ऑफ सजेशन, एक्सेप्ट इट्स रिजोल्यूशन ऑन बजट। तो जो भी यूनाइटेड नेशंस के बजट हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, वो तय करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। और बजट रिलेटेड जो वोटिंग है वो रिजोल्यूशंस जो होंगे वो बाइंडिंग होंगे। उसके अलावा बाकी जितने भी रिजोल्यूशंस होते हैं दे आर इन जनरल नॉन बाइंडिंग। वोटिंग रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो जो रेगुलर रिजोल्यूशंस होते हैं, नॉर्मल सिंपल जनरल मैटर्स के, उन रिजोल्यूशंस को पास किया जाता है सिंपल मेजोरिटी से।
मुद्दा ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जहाँ पे 193 मेंबर कंट्रीज को मेंबरशिप मिली हुई है, एंड एवरी कंट्री हैज़ वन वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। अब यहाँ पे अगर कोई भी रिजोल्यूशन रखा जाएगा ऑन एनी पर्टिकुलर मैटर, एक बात होता है कि वो रिजोल्यूशन अगर पास भी हो गया तो वो नॉन बाइंडिंग ही रहेगा, बाइंडिंग नहीं हो सकता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तमाम रिजोल्यूशन जो होते हैं वो नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं एक्सेप्ट बजट। बट पास होने के तरीके क्या हैं वो देख रहे हैं हम लोग। पास हो गया तो भी नॉन बाइंडिंग है, बट पास होने के तरीके क्या है। अगर कोई नॉर्मल रेगुलर मैटर के लिए रिजोल्यूशन है तो इट विल बी पास थ्रू सिंपल मेजोरिटी। अगर किसी इंपॉर्टेंट मैटर जैसे कि यूएन बजट का मामला है, या एडमिशन या इंक्लूजन ऑफ न्यू मेंबर कंट्री टू यूनाइटेड नेशंस का मामला है, तो इस तरह के रिजोल्यूशंस को पास किया जाना होगा विथ स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 ऑफ ऑल मेंबर्स हु आर वोटिंग। अब करंट न्यूज पे आते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हाल फिलहाल में एक रिजोल्यूशन पास किया। दिस रिजोल्यूशन कंडेम्ड रसिया बिकॉज ऑफ इट्स अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। तो रसिया यूक्रेन लड़ाई के 3 साल पूरे हो गए। ऑन द थर्ड एनिवर्सरी ऑफ रसिया यूक्रेन वॉर एक रिजोल्यूशन रखा गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर। दिस रिजोल्यूशन वाज मेनली सपोर्टेड बाय यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, और इस रिजोल्यूशन को पास भी कर दिया गया, क्योंकि जितने कंट्रीज ने वोट किया उसमें से मेजोरिटी ने उसको सपोर्ट किया। सो दिस रिजोल्यूशन वाज टू बी पास्ड विद सिंपल मेजोरिटी, एंड out of 111 countries, 93 countries voted in favor. So this resolution got passed. ये resolution डिमांड करता है immediate withdrawal of Russia's military from Ukraine and respect for Ukraine's sovereignty and cessation of attack on civilians. But the problem is कि this resolution is non-binding. तो कभी भी यूनाइटेड नेशन पे आप आंसर लिख रहे हो तो आप ये सब आर्ग्यूमेंट्स कोट कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन सीम्स टू बी अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। एक तो वहाँ कंसेंसस बनाना कठिन हो जाता है, और अगर कंसेंसस बन भी गया तो भी रिजोल्यूशन पास होने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट करने का तो कोई बेसिस है नहीं, कोई इन्फोर्समेंट पावर तो है नहीं यूनाइटेड नेशंस के पास। फॉर एग्जांपल रिसेंटली वहां पे आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास्ड ए रिजोल्यूशन seeking immediate withdrawal of Russia from Ukraine and respect for Ukrainian sovereignty. Yet this resolution had only symbolic significance because it was not binding in nature. At best, it could be used for increasing diplomatic pressure on Russia, nothing more than that. अगर वोटिंग आउटकम आप देखो तो 18 कंट्रीज ने इस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया है। एंड इंटरेस्टिंगली, अब अगेंस्ट वोट करने वाले देश में तो ऑफ कोर्स रसिया वगैरह होंगे। इंडिया और चाइना abstained from the voting, but interestingly US has voted against the resolution। यानी कि रसिया के खिलाफ जो रिजोल्यूशन आया उसके खिलाफ वोट किया अमेरिका ने, मतलब अमेरिका हैज वोटेड इन अ वे इन फेवर ऑफ रसिया। तो ये चेंज होता हुआ स्टैंस दिख रहा है अमेरिका का अंडर न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका इज शोइंग कन्वर्जेंस विथ रसिया, स्पेशली ऑन द मैटर ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जो रिजोल्यूशन रसिया को क्रिटिसाइज कर रहा था उस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया अमेरिका ने, और खासकर वो रिजोल्यूशन यूरोपियन कंट्रीज ने लाया था। तो मतलब इट शोज डाइवर्जेंस बिटवीन यूएस एंड इट्स यूरोपियन allies and convergence with Russia. It's a very new, bizarre kind of approach being shown by the US. जनरली ऐसा अप्रोच देखने को नहीं मिलता है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका हमेशा रसिया को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करता है, बट जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे लास्ट टाइम 2016 से 20 के बीच में, उस दौरान भी रसिया अमेरिका बॉनहोमी यानी कि फ्रेंडशिप या प्रॉक्सिमिटी देखने को मिल रही थी। द सेम काइंड ऑफ प्रॉक्सिमिटी इज नाउ बीइंग सीन अगेन इन करेंट टाइम। और ये जो रिजोल्यूशन पे वोटिंग है, इट इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर कि डोनाल्ड ट्रंप विल अलाइन मोर टुवर्ड्स रसिया परहैप्स एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल यूरोपियन अलाइज। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हाउ डज स्पेस ट्रैवल अफेक्ट हेल्थ ऑफ एन एस्ट्रोनॉट। ये प्रश्न जो है सीधा सीधा मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस के अंदर जाते हैं तो उनके सेहत पे क्या क्या और किस किस तरीके से असर पड़ता है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ह्यूमन बॉडी डेफिनेटली इज नॉट बिल्ट फॉर स्पेस ट्रैवल, बट हम फिर भी स्पेस में भेजते हैं एस्ट्रोनॉट्स को, हम जाते हैं।
और जिस कारण से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडीली चेंजेस देखने को मिलते हैं, सम साइकोलॉजिकल चेंजेस एज दैट मीन्स मेंटल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर आफ्टर देयर स्पेस ट्रैवल। अब कुछ तो चेंजेस होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन चेंजेस होते हैं। तो शॉर्ट ड्यूरेशन मिशंस यानी कि कुछ दिनों के लिए अगर आप जाओगे स्पेस में, तो जो चेंजेज होंगे वो शॉर्ट ड्यूरेशन ही चेंजेज होंगे और वो धीरे धीरे खत्म भी हो जाते हैं। इन 95% केसेस दी चेंजेस आर रिवर्स्ड, बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स गो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन, फॉर एग्जांपल महीनों तक स्पेस में बिता रहे हैं, देन द डैमेजेस आर डीपर। उस केस में रिटर्न टू नॉर्मेलिटी होता है ग्रेजुअली, बट कुछ कुछ इरिवर्सिबल डैमेजेस भी हो जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स को। उसमें से जो सबसे मेजर इरिवर्सिबल डैमेज होता है वो होता है उनके आई साइट के ऊपर। होता क्या कि स्पेस में जाने से धीरे धीरे बॉडी प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम्स हैं उसके ऊपर असर पड़ने लगता है, क्योंकि हमारा बॉडी जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं वहां पे प्रेशर अलग है। जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहां प्रेशर बिल्कुल अलग हो जाता है, ग्रेविटी तो है ही नहीं, लगभग नहीं है। तो बॉडी के अंदर जो प्रेशर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो डिसरप्ट होने लगता है और हमारे ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली कैसा रहता है कि हम अर्थ के ऊपर जब रहते हैं तो वी स्टे इन इरेक्ट पोजीशन, तो बॉडी का जो फ्लूइड है वो लोअर साइड में है, पाँव के साइड में है, तो ब्रेन के ऊपर इतना दबाव नहीं पड़ता है। बट जब हम स्पेस में जाएंगे तो ग्रेविटी तो खत्म हो गई लगभग, तो ब्रेन के ऊपर भी फ्लूइड प्रेशर आने लगता है, बिकॉज वो ग्रेविटी जो हमारे बॉडी के फ्लूइड को खींच करके लोअर साइड ऑफ द बॉडी में ला रही है, वो ग्रेविटी एब्सेंट है। सो नाउ द फ्लूइड स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड एंड दैट क्रिएट्स प्रेशर इन आवर ब्रेन। और वो जो इसको कहा जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर विद इन द ब्रेन प्रेशर, इट समटाइम्स नेगेटिवली इम्पैक्ट आवर आई साइट। आई साइट, और आई साइट से मेरा मतलब है द आई साइट ऑफ द astronauts who go in the space and stay there for a longer period of time। इस कारण से होने वाला जो प्रॉब्लम है आई साइट में उसको कहा जाता है स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम, ब्रेन आई सिंड्रोम, सैंस इनको शॉर्ट में कहा जा सकता है। तो ये एक मेजर डैमेज देखने को मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे व्हेन एन एस्ट्रोनॉट स्पेंड्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, से इन मंथ्स इन स्पेस। एक तो होगा एक्सपोजर टू कॉस्मिक रेडिएशंस। जब हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं तो अर्थ एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इट एक्ट्स एज ए शील्ड एंड प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट सेवरल कॉस्मिक रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम many stars, especially the sun, because sun is the nearest star। तो वहां से आने वाले जो कॉस्मिक रेडिएशन है उनके अगेंस्ट हमें शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। बट जैसे जैसे हम स्पेस में जाने लगते हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्शन जो है वो खत्म होने लगता है। द मोमेंट वी मूव इनटू द आउटर स्पेस देन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट। उस केस में कॉस्मिक रेडिएशन का एक्सपोजर काफी बढ़ जाता है टू द एस्ट्रोनॉट्स, दैट कैन कॉज डीएनए डैमेजेस, कैंसर रिस्क बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम जो है वो खत्म हो सकता है, वीक हो सकता है। माइक्रोग्रेविटी का प्रॉब्लम है। देखिए स्पेस के अंदर ग्रेविटी तो लगभग ना के बराबर है, नेग्लिजिबल ग्रेविटी है। इस कारण से कोई भी काम करने के लिए आपको एफर्ट लगाना ही नहीं है। आपको सामने वाले को धक्का देना है, आप धक्का दे दो चला जाएगा, बट आपको आपके बॉडी के मसल्स को, बोन्स को कुछ काम करना ही नहीं पड़ रहा है। एंड दैट इज द रीजन वाई धीरे धीरे बोन डेंसिटी खत्म होने लगती है, मसल एट्रोफी मतलब मसल का डीजेनरेट होना, वो सब देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि बॉडी फ्लूइड जो है वो बॉडी के निचले हिस्से से ब्रेन की तरफ बढ़ने लगता है एंड दैट लीड्स टू इंट्राक्रेनियल प्रेशर अफेक्टिंग द विजन या आई साइट। उसके अलावा काफ़ी टाइम तक दुनिया से, समाज से अलग रहते हैं। यहाँ तो दो लोगों को देख पा रहे हैं आप, बट रियलिटी में कई दफ़ा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो महीनों महीनों तक अकेले रहते हैं। दे डू नॉट गेट opportunity to interact with other, and humans are social animals, so that isolation confinement has psychological impact on the mental health as well। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वेव्स 2025 एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। अगेन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। वेव्स क्या है पहले ये समझ लीजिए। वेव्स 2025, वेव्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट।
तो नाम से ही आपको समझ आ गया कि इट्स अ समिट जहाँ पे ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री से और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे और अलग अलग एरियाज में चर्चा करेंगे और नई नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. दिस वेव्स ऑडियो विजुअल एंड entertainment summit has been initiated by Ministry of Information and Broadcasting of Government of India. It is a platform for ideas and collaboration of people from media and entertainment industry. अब यही वेव्स समिट के दौरान वेव लैप नाम की एक कंपनी ने एक्सटेंडेड रियलिटी के ऊपर एक हैकाथॉन कंडक्ट कराया. न्यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट है ये टर्म एक्सटेंडेड रियलिटी. आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, मेंस में, क्या होता है एक्सटेंडेड रियलिटी. तो एक बार न्यूज देख लेते हैं, बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट. देन विल गेट इनटू एक्सटेंडेड रियलिटी कि वेव्स नाम का सबमिट था जहां पे वेव लीप नाम के कंपनी ने एक्सटेंडेड रियलिटी पे एक तरीके से हैकाथॉन कराया है. देखते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है. देखिए, इट्स अ काइंड ऑफ immersive technology that blends physical and virtual world. Immersive technology matlab it can take us into a different world. We can emerge into a different world. We can interact with people and we may get a feeling that we are interacting with real people even when such people do not exist in reality. तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है immersive technology. It can blend physical as well as virtual world. तो इसको कहा जाता है एक्सटेंडेड रियलिटी. एक्सटेंडेड रियलिटी इज एन इमर्सिव टेक्नोलॉजी दैट ब्लेंड्स फिजिकल एंड वर्चुअल वर्ल्ड. इट एक्सटेंड्स द रियलिटी आइदर बाय ब्लेंडिंग वर्चुअल एंड रियल. कुछ रियल चीजें भी होंगी, जैसे टेबल है उसके ऊपर कुछ वर्चुअल वर्चुअल इंसान को डिपिक्ट कर रहा है, या इट कैन क्रिएट अ कंप्लीटली वर्चुअल एक्सपीरियंस. कंप्लीटली वर्चुअल एक्सपीरियंसेस आपने जरूर ऐसे कुछ वीडियो गेम्स वगैरह खेले होंगे, आंखों पे इस तरह का हेडसेट, वीआर हेडसेट लगा करके, तो यू फील लाइक यू हैव एंटर्ड इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड. ये तमाम तरीके के जो सिस्टम्स हैं, वर्चुअल रियलिटी या फिर इमर्सिव टेक्नोलॉजी, इन सबको हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी. तो एक बार फिर से सुनिए, तीन टर्म्स में डिस्कस कर रहा हूं मेनली. एक है वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी में क्या रहता है कि इस तरीके का हेडसेट हम लगा लेते हैं और फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट. फिजिकल वर्ल्ड से हम कट आउट हो जाते हैं एंड वी आर इमर्ज इनटू अ वर्चुअल वर्ल्ड. एक होता ऑगमेंटेड रियलिटी. ऑगमेंटेड रियलिटी में हम हेडसेट लगाते हैं बट फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट कंप्लीटली शट आउट. फिजिकल वर्ल्ड भी होता है, टेबल जैसे रियल में एग्जिस्ट कर रहा है वो भी हमें दिख रहा है, और कुछ वर्चुअल चीजें भी उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दी गई. तो इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सीन एंड वर्चुअल सीन. उसको कहा जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी. एक्सटेंडेड रियलिटी is basically a mixed reality. It uses virtual reality, VR, AR, augmented reality, and it tries to create a very new kind of experience for the users. That is why extended reality is known as immersive technology. I just hope कि there is no doubt. एक हुआ virtual reality, एक हुआ augmented reality, एक हुआ extended reality. Extended reality tries to have different layer of superimposition, which tries to have a very mixed system of VR, AR, and all in order to have best of the best experiences. It is being used in gaming industries. It is also being used by corporates for having their inter corporate या inter offices meeting. आपका एक हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क में, दूसरा है मान लीजिए लंदन में. आप मुंबई में बैठ करके सारे अपने जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ ऐसे बातचीत कर सकते हैं जैसे आप उनके साथ फेस टू फेस बात कर रहे हैं. ऑल सच थिंग्स आर पॉसिबल विथ हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड रियलिटी. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पे प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन इनकरेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि आर्टिकल 351 टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ हिंदी. इट डज नॉट से कि हिंदी इज गोइंग टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज. तो 351 ये स्टेटमेंट गलत है. एंड तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है. तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम फॉर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं. अगेन यहाँ पे इन दोनों में ही दोनों स्टेटमेंट सही थे. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर सर फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.